अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अनवर काशिफ मुमताज़ टैक्स और आपके साथ हाजिर हूँ। पाकिस्तान अपनी तारीख के 12वें इलेक्शन से गुजर गया। नई हुकूमत का लोगों को इंतज़ार है। हर तरफ से आवाज़ें आ रही हैं कि हम हुकूमत को सपोर्ट करने को तैयार हैं, इमदाद देने को तैयार हैं। लोगों की इमदाद हो, दोनों एजेंसीज़ की इमदाद हो, दोस्त ममालिक की इमदाद हो, इसकी वजह से हमेशा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को मजबूत होना चाहिए, इसको अपने असल पोटेंशियल पे आना चाहिए, लोगों को सही टैक्स देना चाहिए। लोगों की इमदाद की ज़रूरत नहीं है हुकूमत को, लोगों के सही टैक्स की ज़रूरत है। और फिर उसके बाद ना डैम के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, ना तालीम निज़ाम को बेहतर करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, ना सेहत के निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ आप अपना सही टैक्स दें और हुकूमत को चाहिए कि लोगों से सही टैक्स ले। हमें आज फ़ोन लाइन पे ज्वाइन किया कराची से जनाब शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने। हमसे बात करते हैं क्योंकि उनके काफ़ी पिछली हुकूमत और के बारे में थे कि ये सही तौर पे अमल नहीं कर रहे, सही माशी पॉलिसी नहीं लेके आ रहे, सही जो पोटेंशियल है टैक्स का उसको इंगेज नहीं कर रहे या उसको कैश नहीं कर रहे। बात करते हैं कि वो नई हुकूमत जो आने वाली है उसको क्या मशवरा देते हैं। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। जनाब फरमाइए। आप बताएं सर कि आप पाकिस्तान का नया टैक्स निज़ाम कैसा होना चाहिए। पहले मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि जो अपने इब्तिदाई गुफ्तगू में जो आपने बातें की हैं, मैं कम से कम 100% उससे मुत्तफिक हूँ। नंबर एक। दूसरी बात ये थी कि मेरा कहना यह कि इस हुकूमत, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसको अवाम ने मुंतखब किया है वोटों से, इसमें भी मुझे कोई शुबा नहीं है। ठीक। और तीसरी बात ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो टैक्सों के ज़िम्न में बात की थी वो बहुत वाज़ेह थी। आपको याद होगा उन्होंने सर फहरिस्त निज़ाम की तब्दीली में ये कहा था कि जी टैक्सों का निज़ाम, और ये कहा था कि हम 8000 अरब रुपया जमा करके दिखाएंगे। बिल्कुल, ये मुझे याद है। जी बिल्कुल। और दूसरी बात उनका जो मंशूर था उसमें यह था कि हम तालीम और सेहत में 7.6% मुख्तस करेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब ये कि जो आजकल कर रहे हैं उससे 1600 अरब रुपया तो आपको इजाफी चाहिए सिर्फ इस मद में। बिल्कुल सही है। तो अब इसमें दो तरीके हैं। एक तो ये था कि उनको कानून साजी करनी पड़ेगी पहले टैक्सों के निजाम के लिए, ताकि लोगों से टैक्स वसूल करने का कानूनी जवाज हो, कोई एग्जाम्पशन हो खत्म हो जाए वो कानून। जब आप कानून साजी कह रहे हैं तो क्या नया कानून लाना पड़ेगा या एग्जाम्पशन डन अवे करनी पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल नया कानून लाना पड़ेगा। इसलिए कि मिसाल के तौर पर सूबों में एग्रीकल्चर और प्रॉपर्टी के जो कानून हैं उसके तहत तो अभी आपको पता ही है कि एग्रीकल्चर में कोई 3-3.5 अरब रुपया वसूल हो रहा है। हालांकि हमारा उसमें 20% हिस्सा है मईशत में। तो कानून में चूंकि दे दी गई है छूट और ऐसे वो रख दिए गए हैं, तो कानून साजी के बगैर जो है वो नहीं होगा। तो पहला काम तो ये करना है जिसमें अभी अगस्त सितंबर में मैं समझता हूँ कि उनको कानून साजी कर लेनी चाहिए वफाक और 3 सूबों में जहाँ पर वो हैं। कम से कम सिंध में ना भी हो तो फिर सिंध मजबूर हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात ये थी कि नया बजट लाजमन लाना पड़ेगा, इसलिए कि नए बजट में, पुराने बजट में तो 4435 अरब रुपए का टैक्सों की वसूली है और सूबों ने 286 अरब रुपए का फाजिल दिखाया है जो अब नहीं होगा। और जैसे मैंने आपको कहा कि 1600 अरब रुपया जो है उन्होंने तालीम और सेहत में बढ़ाने का वायदा किया हुआ है। बिल्कुल सही है। तो अब जो एक कानून साजी, एक नया बजट कम से कम वफाक और 3 सूबों में, देखिए इन सब चीजों के रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। फौरन क्या कर सकते हैं मैं वो आपको बता देता हूँ फौरी तौर पर। वो ये है कि आपको याद होगा कि जब टैक्स एमनेस्टी थी तो FDR के चेयरमैन ने 2 दफे एक बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि जब ये मुद्दत खत्म हो जाएगी तो अगले दिन से हम मुरव्वजा कानून के तहत उन लोगों से जिनके पास नाजायज असर से मुल्क के अंदर हैं और उन्होंने उसको जाहिर नहीं किया है, उनसे हम वसूली शुरू कर देंगे। इसलिए कि आपको पता है, आप ये बात करते भी रहे हैं कि भाई जो कानून में तो है कि आप 70% तक ले सकते हैं टैक्स, क्योंकि दुगना यानी 35 का दुगना। तो मैंने जब उनके चेयरमैन ने 2 दफा ये बात दोहराई थी। अब टैक्स एमनेस्टी में जो मुझे अच्छी बात ये लगती है कि इमरान खान की पार्टी ने उसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया था और वॉकआउट किया था और ये कहा था कि हम तो इसको रीओपन करेंगे। नहीं तो आप जब आप ये बात कर रहे हैं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो तारीख कल आ रही है ये बढ़नी नहीं चाहिए? नहीं, उनका बढ़ना तो उन्होंने शायद कह दिया है, हमें इशारा दे दिया है परसों। जो मुतवक्का वजीर खजाना है उन्होंने ये कहा था कि हम नहीं बढ़ाएंगे, ना हमारे पास इख्तियार है, इसलिए कि वो तो वॉकआउट करके कोर्ट में जाने का कह चुके थे। जी जी। और दूसरी बात तो मैंने पहले भी आपके एक प्रोग्राम में कहा था कि जो चीज पार्लियामेंट ने अप्रूव की है उसको पार्लियामेंट ही तब्दील कर सकते हैं, या ऑर्डिनेंस के साथ करना
ये तो यानी दूसरे की ये उनके उसके खिलाफ है। अगर ये तो आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल नुक्ता था जिसपे हम बात कर रहे थे उस वक्त, लेकिन ये है कि लोगों ने उसके बाद भी अवेल की है और उनके वेस्टेड इंटरेस्ट तो क्रिएट हो गए हैं ना, लोगों ने गवर्नमेंट के जो भी केयर गवर्नमेंट थी उसने उनको इनकरेज किया था कि करें। मैं आपसे बात करता हूँ, शाहिद साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमें खबर रशीद साहब ने भी ज्वाइन किया है लाहौर से, उनसे बात करते हैं कि बिजनेसमैन कैसे देख रहे हैं इसको। अच्छा, अभी उनसे राब्ता नहीं हुआ जी। शाहिद साहब आप बात करें थे। मेरा कहना यह था कि ये चीज तो वाज़ेह है कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम अगर खत्म हो जाती है और जो ये कह चुके थे हम तो अदालत में जाएंगे, स्कीम ही गलत आई है, ठीक है, और तो फिर इसका मतलब ये कि इनका एक्सटेंड करने का इरादा नहीं है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर परसों भी कहा है, अपने अखबारात में आ गया है। तो मैं तो अब ये चाहता हूँ कि जो कानून है वो ये है कि पहली अगस्त से हम सिर्फ ये शुरू कर दें कि जो मुल्की असासे जाहिर नहीं किए गए, उन्होंने इस एक्सटेंशन के बावजूद नहीं किए, उनसे अगर ये टैक्स लेना वसूल कर दें। और आपको पता है कि वो डिटेल्स हमारे पास है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से सारा आइडेंटिफाइड है कि प्रॉपर्टीज हैं, दूसरी चीजें हैं, उसमें मैंने हिसाब लगाया कोई 1500 अरब रुपया मिल सकता है। अच्छा, तो ये चीज अगर वो करने, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि ये जो इस वक्त FBI की कैपेसिटी है इसको ये करने की जो आप बात कर रहे हैं, इसमें मैं समझता हूँ FBR के ऊपर छोड़ना ही नहीं चाहिए। अच्छा, मैं तो ये चाहता हूँ कि जब आप तब्दीली के लिए आए तो फिलहाल तो ये करें, एक बड़े हॉल में 25 लोगों को बैठा दें कंप्यूटर्स के साथ, और उनको ये प्रॉपर्टीज की डिटेल दे दें जो पाकिस्तान में है, बैंकों के डिपॉजिट जो 1 लाख से ऊपर के हैं वो दे दें, बॉन्ड्स जो है सेविंग स्कीम में 1 लाख से ऊपर के हैं वो दे दें, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स हैं वो दे दें, सारी तफसीलात हैं, उनको डाल के रिटर्न्स के साथ कंपेयर करके 1 हफ्ते का नोटिस दें कि जनाब आपने अपने रिटर्न में बंगला नहीं दिखाया, यहाँ तो 2000 के 4 बंगले निकल आए। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं मैचिंग करें और उसके बाद लोगों को नोटिस दें कि भाई आपने ये चीज सुनी की तो आप क्यों ना आके इसका जवाब दें, या फिर आप टैक्स पे करें। नहीं फिर टैक्स ले लें। मिसाल मैं तो ये कहता हूँ कि बैंकों में कौमी बचत स्कीमों में से आप ले लें डायरेक्ट 1-2 हफ्ते। शाहिद साहब हमें खबर रशीद साहब ने ज्वाइन किया लाहौर से, वो बिजनेसमैन है, इनसे बात करते हैं कि बिजनेसमैन कैसे देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम खबर रशीद साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी हमारी बात होती रही है मिनिस्ट्री के हवाले से, हमने आपसे पूछा भी था, आपने कहा कि बड़ा लोग जो है ऑप्टिमिस्टिक हैं और बड़ा लेना चाह रहे हैं इसका, तो रिजल्ट तो वो नहीं आए खबर साहब? नहीं सर, नहीं, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है जी। इस तरह है कि परसों हमारे पास आए हुए थे FBR के नुमाइंदे आए हुए थे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर, ठीक है, और जब बात हुई वहाँ पर कि जी आपके पास क्या रिजल्ट आया, तो उन्होंने कहा जी सिर्फ RTO 2 जो है उसके अंदर 10 बिलियन रुपए के वो आए हैं, ठीक है, सिर्फ RTO 2 में एक RTO के अंदर, और वो कहते हैं ये बड़ा सक्सेसफुल है। और मैंने वहाँ पे अप्रिशिएट किया ऑन फोरम कि जी मैं फर्स्ट टाइम आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस, कि पहली दफा किसी गवर्नमेंट के महकमे ने कोई पॉजिटिव बात की है, नहीं तो ये रोना धोना ही पड़ा रहता है, ठीक है, और ये बड़ी पॉजिटिव आई है, ठीक है। दूसरी बात है, अभी जो शाहिद हसन साहब एक बात कर रहे थे रिगार्डिंग वो एमनेस्टी स्कीम के दिए, मैं थोड़ी सी यहाँ बात वाजिया कर दूं आपको, क्योंकि मेरी कल बड़ी डिटेल डिस्कस हुई है उनके साथ, ठीक है। वो कहते हैं कि हमारे पास तमाम डाटा मौजूद है और हमने 31 जुलाई तक आपको ये डेडलाइन दे दी है, उसके बाद हमने ये काम शुरू कर लेकिन देखें एक मजबूरी है कि FBR जो है वो कलेक्टिंग अथॉरिटी है, वो पॉलिसी मेकिंग नहीं करती। अब जो नई हुकूमत आई है वो पॉलिसी बनाएगी, जैसी भी पॉलिसी बनाए वो उसके हिसाब से उनको एक्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो 31 जुलाई तक की जो एमनेस्टी थी, FBR ने बहुत आपके यहाँ पॉजिटिव बात की होगी, लेकिन बहुत जगह पे उनको कहा कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उसके मुताबिक लोगों ने एमनेस्टी फाइल नहीं की। पॉजिटिव रिजल्ट आया है, मेरी कल बात हुई है, कहते हैं जी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव रिजल्ट आया वो लाहौर के अंदर आया है। अच्छा, और जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि हम लोग वहाँ पे इंसिस्ट कर रहे हैं, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब आप एमनेस्टी 31 तारीख तक अप्लाई कर, इसको फौरी अवेल करें। लेकिन हमारा ये नई गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि पिछली गवर्नमेंट ने जब इसका बढ़ाई है डेट, तो उसके अंदर इलेक्शन आ गए, छुट्टियां आ गई, तो वो लोग अवेल नहीं कर सके। इसको 31 अगस्त तक बढ़ाया जाए ताकि लोग इसका भरपूर तरीके से। आप ये प्रपोज कर रहे हैं कि डेट को 1 महीने के लिए 30 दिन के लिए एक्सटेंड किया जाए, और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि इसका बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, और ये एमनेस्टी पाकिस्तान के हर शहरी को, हर बिजनेस कम्युनिटी को ये अवेल लाजमी करनी चाहिए। अच्छा, तो आपका ये, लेकिन देखें ये तो एमनेस्टी 31 अगस्त को खत्म हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा वो हम आपसे बात करेंगे। हमें एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आके बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं ब्रेक से और बात करते हैं अपने मेहमानों से कि पाकिस्तान टैक्स निज़ाम कैसा होना चाहिए,
लोगों को कैसे टैक्स देना चाहिए और हुकूमत को कैसे टैक्स देना चाहिए। वापस आते हैं ब्रेक से, बात करते हैं। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या ऐसे इक़दाम करने चाहिए जिससे पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम मजबूत हो। हमें ख़ावर रशीद साहब ने लाहौर से ज्वाइन किया, उनसे बात कर रहे थे। जी ख़ावर साहब, आप क्या कह रहे थे कि 30 दिन का इसमें एक्सटेंशन करनी चाहिए? जी, इसकी जो 30 दिन की एक्सटेंशन करनी चाहिए क्योंकि ये लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आप क्या एंटिसिपेट करें 30 दिन में कितना रेवेन्यू आएगा गवर्नमेंट को? सर, मुझे जो मैंने एक्सपेक्टेशन दी थी, मैंने उनसे कहा था FBR से कल कि जी मेरे हिसाब से पूरे पाकिस्तान से 50 बिलियन इकट्ठा होना चाहिए। 50 बिलियन? लेकिन वो 50 बिलियन, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो फिगर दी कि जी RTO 2 सिर्फ एक RTO से 10 बिलियन रुपया इकट्ठा किया गया है। ठीक है। दिस इज अ वेरी फ्रूटफुल एंड सक्सेसफुल फिगर। यानी कि हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये डिस्कसिंग वाली पोजीशन है। लोग, पीपल आर वेरी हैप्पी टू अवेल दिस फैसिलिटी। सर, तो 31 अगस्त के बाद क्या होगा? फिर वही कहानी शुरू होगी? सर कैसे? क्योंकि एमनेस्टी तो हमेशा आती रही, 2000 में आई, 2008 में आई, 2018 में आई। तो हम थोड़ी सी मेरी बात सुन लें, क्योंकि हमें उनसे FBR की डाटा मिलता है। उन्होंने कहा है कि जी हमारे पास जो डाटाबेस है वो बहुत स्ट्रांग हो गया है जी। हमारे पास तमाम डाटा है। अगर पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी कोई चीज खरीदी जाती है, गाड़ी, प्रॉपर्टी या कोई भी चीज, हमारे पास डाटा आ रहा है। नंबर 2, अब वो कहते हैं जी एक इंटरनेशनली एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू हो चुका हुआ है कि जी हमने एक्सचेंज प्रोग्राम कर लिया कुछ मुल्कों के साथ, और कुछ मुल्कों के साथ बकाया भी हो जाएगा। वो आपकी ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन फ्लो करिए। मैं ख़ावर साहब आपसे बात करता हूँ। नवीद अंजावी साहब ने हमें ज्वाइन किया। नवीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। अनवर सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, बात ये करनी है कि क्योंकि नई हुकूमत की तरफ लोगों की नज़र है, आप क्या आप समझते हैं कि क्या कोई नया टैक्स कोड आना चाहिए, कोई नए टैक्स के मामला आने चाहिए कि ये जो ऑर्डिनेंस पुराना है इसके तहत ही टारगेट्स और वो रेवेन्यूज अचीव किए जा सकते हैं? अनवर साहब, मेरा तो बड़ा पुराना अकीदा है कि कानून बदलने से तब्दीली नहीं हो सकती। सही है। कानून की इम्प्लीमेंटेशन से तब्दीली आती है। ठीक है सर। हमने 79 के लॉ को जब राइप हो गया, बिल्कुल एस्टैब्लिश हो गया, उसमें कोई इबाहम नहीं रहा था, तो हमने उसको एक यकदम चेंज कर दिया और एक नई हम तख्लीक लेके आए, जिससे आज हम उलझाव में पड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। मगर आज हम 2001 के बाद से लेके जो ऑर्डिनेंस आया, तो आज हमने उसको भी सेटल कर लिया है। बहुत सारी चीजें हो गई हैं। अभी जिस तरह आप बात कर रहे थे कि डेटाबेस है हमारे पास, तो हमारी जो गोइंग फॉरवर्ड है, इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन जो है मनोन अगर कर दी जाए और इसमें कोई किसी किस्म का इख्तियार ना रहे कि किसको छोड़ना है, किसको पकड़ना है, किसको करना है, किसको नहीं करना। मतलब आप जब इख्तियार की बात कर रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं जिसको मिसयूज किया जाता है वो ना हो? बिल्कुल, एक तो ये बात हो गई। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने 18वीं तरमीम के बाद कानून की जो वो मैं उसके बहस में नहीं जाऊंगा, मगर हमने एक बहुत बड़ा इबाम क्रिएट कर दिया कि सेल्स टैक्स हमने प्रोविंसेस के सर्विसेज के ऊपर दे दिया। ठीक है। उस सारे निज़ाम ने इस मुल्क के लिए जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है, जो कि कंप्लायंट टैक्स पेयर था, उसके लिए एक ऐसा उलझाव कर दिया जो कि ओरिजिनेशन और लेवी के ऊपर यानी कि टर्मिनेशन के ऊपर टैक्स लग गया और सप्लाई को भी सर्विस में ट्रीट कर दिया गया। फॉर एग्जांपल, रेस्टोरेंट में आप खाना खाते हैं, वो खाना सप्लाई है, वो सर्विस नहीं है। ठीक है। आपने तो उन्होंने उसकी जेनरिक की चेंज कर दी है। जेनरिक चेंज कर दी है जब तक, और आपने ओरिजिनेशन और टर्मिनेशन पे कर दिया। यानी कि इस मुल्क में जो टैक्स पेयर है जो मल्टीपल प्रोविंसेस में काम कर रहा है, वो 8 जगह टैक्स देने के काबिल हो सकता है। ठीक है। तो आप फैसिलिटेशन तो दे ही नहीं रहे किसी को, आप तो अगले को मारते चले जाना चाह रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है, आप अगर टैक्स बेस नहीं बढ़ाएंगे, टैक्स रेट रिड्यूस नहीं करेंगे, और मेरा बरसों से ये है मेरा इसमें कि इस मुल्क में सेल्स टैक्स फेडरल लेवल पे इनपुट आउटपुट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो। आप लोअर रेट करें, हर स्टेज पे टैक्स लें, जब तक कि आपकी टैक्स रेट बढ़ के। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको टैक्स रेट कम करना चाहिए। हाँ, इनकम टैक्स के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन सेल टैक्स की हम बात करते हैं तो इनपुट टैक्स का जो सारा मसला है वो आप कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। इनपुट करिए आप। ठीक है। नबी साहब, आप हमारे साथ रहेगा, मैं आपसे फिर बात करता हूँ। शाहिद साहब, ये आपने सुना, ख़ावर रशीद साहब ये बात कर रहे थे कि एमनेस्टी की डेट 1 महीना और बढ़ा देनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है इस बारे में?
मैं आपसे ये कर दूं कि जो मुल्की असासे थे उनको डिक्लेयर करना मेरे ख्याल से 24 घंटे का काम था। अगर उनके पास मकान है, उनके पास बैंकों के डिपॉजिट है, तो स्टेटमेंट अकाउंट है, शेयर्स हैं, तो वो तो 24 घंटे का काम था। अभी जो ज्यादातर आया है 2 महीने में, वो कैश रिकवरी लोगों ने बहुत ज्यादा दिखाई है। कैश के जनाब कैश, वो तो फ्यूचर मिनिस्ट्री है सर, 2 करोड़। तो इससे अगले आप जितना आप करेंगे, ये तो फ्यूचर मिनिस्ट्री है ना सर, टैक्स रेवेन्यू आपका इफेक्ट होगा। कैश आप सुन लीजिए। जी 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 बोलिए। आप जब लोग 2 करोड़ 3 करोड़ और दिखा देंगे कैश मेरे लॉकर में पड़ा है, तो वो 5% दे देंगे, तो इस साल का तो टैक्स रेवेन्यूज का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मेरा अर्ज करना ये है कि पिछले साल टैक्स एमनेस्टी आने के बावजूद हदफ से 256 बिलियन रुपीस आपके शॉर्टफॉल है। तो हमें तो ये सोचना है कि ये जो 250 अरब की शॉर्टफॉल हो गई एक साल में हदफ से, उसको ठीक करने का क्या तरीका है। आप अगर मजीद इंसेंटिव्स पे चले जाएंगे, मसले 2 हैं हमारे। एक तो ये है कि हमने अपनी टैक्स एमनेस्टी स्कीम में ये क्लॉज डाल के कि आप अपना पैसा बाहर रहने दें, यहाँ मत लाएं, 5% टैक्स दे दें। तो अगर आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जब नोटिस लिया था 184 सबसेक्शन 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें यह था कि जब पैसा बाहर जाता है तो लोगों के हुकूक मजरू होते हैं, उनको तालीम और सेहत के लिए रकूम नहीं मिलती, इसलिए उस कानून के तहत हमें उस पैसे को लाना है। ये तो था 184 सबसेक्शन 3। जब आपने ये कहा कि उस पैसे को वहां रख लें, तो ये तो जो इस आइन की खिलाफ वर्जी हो गई और उस खुद नोटिस की खिलाफ वर्जी हो गई। तो ये अगर आपने ये कह दिया कि जी बाहर ही रख लें, वो तो खत्म हो गया। मुल्की असासों का जब आप ये कहते हैं, हमारे पास ये डेटा मौजूद है, तो मुल्की कवानीन के तहत उनसे टैक्स लेने में क्या एतराज है, पहले तो हमें ये बताया जाए। अगर हमारा दुश्मन मुल्क भारत 45% टैक्स लेने के बाद 8 दिन के बाद नोट कैंसिल कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल सही है। खावर साहब ठीक है, शाहिद साहब मैं आपके वापस आता हूँ, आपके पॉइंट वेल टेकन, मैं आपके वापस आता हूँ। खावर साहब आपने सुना शाहिद साहब क्या कह रहे थे कि ये जो डेट है बढ़ाने के बाद उसके बाद क्या होगा, मतलब वो कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग कैश इन हैंड दिखा रहे हैं। जी, और सर बात पता क्या है, एक तो मैं नवीद साहब की तमाम बातों से मुतफिक हूँ। हमारे यहाँ टैक्स रेट बहुत हायर है और नाजायज टैक्स लगाए हुए हैं, टैक्स रेट को कम करना चाहिए। और जिस मुल्क के अंदर टैक्स जितना कम होता है उतना रेवेन्यू ज्यादा मिलता है। और जिस मुल्क के अंदर टैक्स हायर होगा वहाँ करप्शन होगी और लोग वो तरीके सोचेंगे जी मैं टैक्स कैसे बचाऊं। ये तो मैं इस बात से एग्री हूँ। जो बात कर रहे हैं शाहिद हसन साहब, वो बात मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा उनसे इस बात पे, कि बात यह है कि लोगों के पास डिक्लेरेशन जो कर रहे हैं वो गवर्नमेंट को पैसा आ रहे हैं ना, अदरवाइज तो वो तो डर पड़ा हुआ है। अब जिस तरह लोगों की प्रॉपर्टियां बाहर पड़ी हुई हैं, पूरी दुनिया ने प्रॉपर्टियां ली हुई हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो वो लोग डिक्लेयर तो कर रहे हैं ना, लोग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पैसा तो आ रहा है ना, तो उसको आने दें। आप एमएनएससी में एक रिकॉर्ड तो बन रहा है नहीं, लेकिन उनका कंसर्न ये है कि देखें किसी आदमी ने उसी ट्यून ऑफ अमाउंट पे, उसी अमाउंट पे 20% टैक्स दिया हुआ है, और आज कोई आदमी 5% देके अपने फ्यूचर को भी एग्जाम कर रहा है, उसको भी कवर कर रहा है उसमें। एमएनएससी नाम किस चीज का है? एमएनएससी नाम इसी चीज का है ना, कि गवर्नमेंट सहूलत दे रही है आपको। उसके बाद एफबीआर ने ये करना है कि 35% टैक्स है, 35% ऊपर उन्होंने जुर्माना करना है, उसके ऊपर उन्होंने पेनल्टी करनी है जब ये इन्होंने, अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया और असासी आपने डिक्लेयर नहीं किया और उनको पता चल जाना है, क्योंकि उनके पास तमाम डाटा है। और जिस तरह की आपके इल्म में है कि CNIC नो दिस इज एंटी-एन, तो लेकिन ठीक है खावर साहब, मैं समझ गया आपकी। मैं वापस आता हूँ नवीद साहब, ये गवर्नमेंट का फेलियर है या इंसेंटिव है गवर्नमेंट ने एमनेस्टी जो दी है? देखिए अनवर साहब, कोई भी एमनेस्टी जो होती है वो गवर्नमेंट का इस बात से एक्सेप्टेंस होती है कि हम पूरी तरह से अपनी इकोनॉमी को या टैप नहीं कर सके, या हम सिस्टम को एप्लीकेशन या लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सके। ठीक है। अब आपने इकोनॉमिक प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट तो ला दिया और आपने इसके ऊपर कोई कदर नहीं रखी कि कौन पैसा ले जा रहा है और कौन पैसा लेके आ रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी कोई ना कोई होना चाहिए। और जो पैसा लेके जा रहा है क्या वो टैक्स गुजार है? तो आज तो लगा दी उन्होंने पाबंदी सर, वो अमेंडमेंट करके उसको। जी आज लगा दी, मगर इट्स टू लेट इन द डे। आज बहुत देर हो गई। लेकिन नवीद साहब आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन बात यह है कि जो उस कानून की जो स्प्रिट थी वो ये थी कि पैसा जो बाहर लेके जाया जाए वो टैक्स पे करके लेके जाया जाए, तो उस कानून में कहीं ऐसी कोई कदगन नजर नहीं आती थी कि आप पहले साबित करें कि आपने टैक्स अदा किया हुआ इस पैसे से। बिल्कुल ठीक है, ये एक लकूना था उसमें। ठीक है, अच्छा ये जो अभी शाहिद साहब ने बात की कि 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जब टेकअप किया उसको, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट उन्होंने रेज किया कि जी ये जो एमनेस्टी लाई गई है कि भाई पैसा बाहर ही रखा जाए, आप क्या समझते हैं कि अगर पाकिस्तान में इसको ये शर्त लगा दी जाती कि पैसा पाकिस्तान लाना है तो इससे क्या रिएक्शन होता?
कि पाकिस्तान में पैसा लेके आने के लिए अगर होता तो ज़्यादा बेहतर हो जाता, मगर इसमें मैं शाहिद साहब से एक बात से ज़रूर एग्री करूंगा कि ये वाला जो मामला है, हमें इनफ्लो पाकिस्तान के रिजर्व्स को इंक्रीज करने के लिए ये एमनेस्टी जो फॉरेन एमनेस्टी है, इसके इनफ्लोज को इंक्रीज करने के लिए की गई थी। शायद इससे वो पूरा टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप फॉरेन एमनेस्टी को की डेट इंक्रीज कर दें तो कोई हर्ज नहीं है, मगर डोमेस्टिक डेफिनेटली कोई जरूरत नहीं है। वो उन्होंने जैसे कहा कि आपको 1 घंटे के अंदर अंदर अपनी डिक्लेरेशन देनी है, आपको पता है आपने क्या, आपको सोचने की जरूरत नहीं है उसमें। सही है। तो लिहाजा अगर आप फॉरेन एमनेस्टी को करते हैं और आप उसको टाइम में इंक्रीज कर देते हैं, नो प्रॉब्लम, मगर डोमेस्टिक डेफिनेटली नहीं इंक्रीज होनी चाहिए। उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली, जिस तरह आपने भी कहा, ये फ्यूचर एमनेस्टी है होगी जो हम कैश जब डिक्लेयर करते हैं। सही है, ये फ्यूचर एमनेस्टी है। ठीक है, ठीक है नबी साहब, हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आके बात करते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे मेहमान बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम कैसा होना चाहिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसा मेजर स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का इशू है। अब हुकूमत कैसे इसको देखती है, कैसे इस पर अमल करती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वापस आते हैं ब्रेक से और फिर अपने मेहमानों से बात करते हैं कि फाइनली उनका क्या ओपिनियन है, किस तरह टैक्स निज़ाम को आगे लेके जाना चाहिए। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अपने मेहमानों से कि पाकिस्तान का नया टैक्स निज़ाम कैसा होना चाहिए। आइए बात करते हैं शाहिद हसन साहब से। पहले शाहिद साहब, ये जो US डॉलर जो है उसकी वैल्यू कम हुई, 122 पे आ गया वापस अगेंस्ट रुपीज़, और फिर स्टॉक मार्केट भी बेहतर हुई है, तो आप क्या समझते हैं ये कोई अनसर्टेनिटी की वजह से ऊपर जा रहा था या कोई वजह थी इसकी? नहीं, देखिए बात ये थी कि जब इसहाक डार साहब ने 4 साल तक डॉलर को रोके रखा जी, फिर कुछ दिनों के लिए मौका मिला तो हमने स्टेट बैंक ने उसको गिरा दिया था 108 रुपए पर। जी हाँ। वो जब वापस आए उन्होंने नाराजगी की तो उन्होंने फिर रिवर्स कर दिया। तो ये खेल तो कोई नया नहीं है। जो है ये डॉलर को तो अभी आगे जाके गिरना है, खुदा न खास्ता IMF की शर्त के तहत, और IMF के पास आप जाने का फैसला कर चुके हैं। हाँ, अगर आप जो मैं तजवीज दे रहा हूँ कि प्रॉपर्टी को, मैं नहीं कह रहा फैसला कर चुके हैं सर, फैसला कर चुके हैं या आपके लिए मतलब जाना जरूरी होगा, मतलब क्या आप क्या समझते हैं? फैसला कर चुके हैं। अच्छा। बिल्कुल, आपने, मैंने वो किया, जो इनका मुतवक्किल वजीर खजाना है जी, उन्होंने कहा है कि जी हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। केयर टेकर्स ने ऑलरेडी गुफ्तगू शुरू कर दी है, जो मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था उन्होंने भी कह दिया। बिल्कुल, तो ये तो फैसला कर चुके हैं ना, ये सारा होगा। तो मेरा जो खौफ है, अगर IMF के पास चला जाएंगे तो फिर वही स्टोरी दोबारा रिपीट हो रही होगी। मैं आपकी खिदमत में यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि जब आपको निजाम की तब्दीली के लिए लोगों ने वोट दिया, उनकी उम्मीदें अगर एक दफे दम तोड़ गई, उसके खौफनाक चिका इदराक मैं धमकी कह रहा हूँ कि PMLN एमनेस्टी लेके आई, निगरान ने उसको एक्सटेंड किया, इन्होंने भी कर दिया, वो भी IMF के पास जाते थे, ये भी जा रहे हैं, तो फिर फर्क तब्दीली क्या आई, नया क्या है? जो खौफ है, मैं आपको बता दूं खौफ क्या है। हमें इस साल 20 अरब डॉलर चाहिए, कम से कम 20 अरब डॉलर। अगर आपने 6 अरब डॉलर जो है का लोन 3 साल के लिए मिल गया IMF के पास, इधर उधर से आपने इकट्ठे कर लिए, अगर ये बाहर का पैसा नहीं आता तो कौन सी तब्दीली आएगी? मुझे कोई समझा दे कि 20 अरब डॉलर कहाँ है आपके पास। दूसरे, मैंने आपको बताया था कि 90 बिलियन डॉलर, 90 बिलियन डॉलर से आपने तिजारती खसारे को कम किया है रेमिटेंसेस से। जब आपने पैसा बाहर रखने की इजाजत दे दी, वो आहिस्ता आहिस्ता पैसा रेमिटेंसेस से लाते थे, वो आपकी रेमिटेंसेस गिरेंगी, तो रेमिटेंसेस जब गिरेंगे तो तिजारती खसारे का जो नुस्खा था, तो आपके ख्याल में इनको कोई नई चीज करनी चाहिए जो ये नहीं, अभी नजर नहीं आ रहा, कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही इनकी? नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो उन्होंने अपने मंशूर में कहा है, जो इलेक्शन से 3 दिन पहले उन्होंने ऐड दिया था कि हम ये काम करेंगे, मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। उस पर अमल करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। जी ख्वाबा रशीद साहब, आपने देखा कि शाहिद हसन साहब कह रहे हैं कि ये जो टैक्स निज़ाम है इसको मजबूत करने की ज़रूरत है और ये एमनेस्टी को एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। लोकल एमनेस्टी को तो वो कह रहे हैं बिल्कुल भी एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखें जी, ये तो अब शाहिद हसन साहब कह रहे हैं कि जो शाहिद हसन साहब दूसरी बात कर रहे हैं ना, मैं उससे मुत्तफिक हूँ जी। अच्छा, मैं थोड़ी सी ये बात करना चाहूँगा यहाँ पर कि जो डॉलर बढ़ा 105 और 30 किया, ये एबनॉर्मल गया था, यानी कि ये जरूरत के तहत नहीं गया था, ये एक पैनिक हुआ था। ठीक है। और हम लोग कह रहे थे कि ये इंशाअल्लाह वापस आएगा और वो वापस आ रहा है और इसको उसी सतह पे वापस आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इंपोर्ट इकॉनमी है, एक्सपोर्ट इकॉनमी नहीं है, हमारे पास इतनी एक्सपोर्ट नहीं है। दूसरी बात ये है कि वो जो कह रहे हैं ना हमारे रिजर्व कम हो गए हैं, अब एक प्रॉब्लम तो आ गई है ना, इसमें मेरी 2 तजवीज़ चल रही है लाहौर चैम्बर की तरफ से, वो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। जी बताइए। बल्कि मैं चाह रहा हूँ कि वो आप फ्लोट करें और ये पूरे पाकिस्तान के चैम्बरों से ये फ्लोट होना चाहिए चीज
बताइए। तो ये है कि जितने पाकिस्तानी है वो दर्दे दिल रखते हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं और वो पाकिस्तान पैसा भिजवाते हैं या भिजवाना चाहते हैं, लेकिन वो ज्यादातर लोग भिजवा रहे हैं हुंडी के साथ, क्योंकि हुंडी से उनको पैसे ज्यादा मिलते हैं और बैंक रेट से उनको कम मिलते हैं। ठीक है सर, कोई ऐसा इंसेंटिव दे गवर्नमेंट कि वो मजबूर हो जाए कि वो। दूसरा पॉइंट सर, दूसरी बात, और हर पाकिस्तानी पाकिस्तान को कर्जे हंसना दे $1,000 जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, जैसे पाकिस्तान मुस्तहकम हो जाएगा और ये वापस कर। क्यों दे पाकिस्तान को? सरे ये देखे ना, पाकिस्तानी कौम है ना वो, पाकिस्तानी कौम है, बाहर रहने वाली पाकिस्तानी कौम क्यों दे? पाकिस्तान में रहने वाली पाकिस्तानी कौम क्यों नहीं दे? नहीं, बात सुने, मेरी बात डिस्कस हुई है, वो कहते हैं पाकिस्तान अनाउंस करे तो हम लोग रेडी हैं पाकिस्तान के हेल्प करने में। अब देखिए, मैं छोटी सी मिसाल देना चाह रहा हूँ आपको। अभी हमारे पास एक बहुत बड़ा मसला आ रहा है, बड़ा खौफनाक मसला आ रहा है पानी का जी। और जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने कहा और दूसरे लोग भी कर रहे हैं कि जी डैम के लिए फंड इकट्ठे करें। ठीक है, तो ये भी तो आप कहेंगे क्यों करें फंड इकट्ठे? नहीं, फंड इकट्ठे नहीं करें सर। देखें, ये अगेन ये एडहॉकिज्म है। देखें, ये एडहॉक पहले भी पाकिस्तान में आया, कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, कुछ भी नहीं हुआ। जब तक पाकिस्तान का टैक्स निजाम मजबूत नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इस मुल्क में। बात ये हमें ना पॉजिटिव सेंस में सोचना। बिल्कुल ठीक है, मैं तो देखिए हम डिस्कशन कर रहे हैं, हमें हर चीज पॉजिटिव जाना। बिल्कुल ठीक है। अब देखें, अच्छा चलो, मैं समझ गया आपकी बात। मुझे ये बताएं खावत साहब, सिर्फ मुझे बता दें कि जो एक जनरल एक पर्सपेक्टिव है, एक लोगों का एक इमेज है कि लोग प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं करते, आपकी इस बारे में क्या ख्याल है? सर, ये मैंने आपसे पहले कहा है कि CNIC साहब आपको अच्छा, खावा साहब राब्ता मुनक़ज़ा किया, मैं अभी राब्ता दोबारा करते हैं। नवी साहब, आप बताएं, आपके क्या ख्याल में ये जो बात हो रही थी एमनेस्टी के हवाले से और चीज़ों के हवाले से, तो क्या ये बिजनेसेस के डिस्क्लोजर्स प्रॉपर हैं? हेलो जी, नवी साहब, आप आवाज़ आ रही है हमारी? जी, मुझे आ रही है आवाज़। अच्छा, ये हम बात कर रहे थे कि खावा साहब ये कह रहे थे कि ये एक प्रपोजल आया चैम्बर का कि जी पैसे जो हैं $1000 या वहां से बाहर से आने चाहिए, तो आपका क्या राय है इस बारे में? देखिए अनवर साहब, ये सोल्यूशन नहीं है कोई भी। इस तरह अगर इस तरह हो तो मेरे ख्याल में अगर हम मेंबर पार्लियामेंट अभी इतना पैसा लगा के इलेक्शन लड़के आए हैं, अगर हम इनसे कहें कि ये सब कर्जे हंसना 1-1 करोड़ रुपया मेंबर नेशनल असेंबली और सेनेट के दे दें और प्रोविंशियल असेंबली के 700-800 मेंबर हैं वो 50-50 लाख रुपए दे दें, तो मेरा ख्याल है मुल्क को। लेकिन बाहर रहने वाला क्यों दे पाकिस्तान में? ना वो पाकिस्तान की यूटिलिटी यूज करता है, ना उसके बच्चे पाकिस्तान की तालीम यूज करते हैं, पाकिस्तान में रहने वाले क्यों ना दें? मैंने इसलिए अर्ज किया कि जो मेंबर नेशनल असेंबली और जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं उनसे बात की जाए। आप बाहर वालों से क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, वो तो आपको जो अगर भेज दे तो मेहरबानी है उसकी, क्योंकि वो अपना हार्ड अर्न मनी आपको पैसा भेजे। यस, इंसेंटिव दें आप उनको। देखिए, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि आप टैक्स बेस नहीं बढ़ा रहे और आज तक कोई इंसेंटिव नहीं आया आपको कि टैक्स बेस क्यों बढ़े। मैं टैक्स दे रहा हूं, आपने जैसे भी कहा कि मैं 35%, 40% पे दे रहा हूं, और आज मेरे साथ वाला फ्यूचर एमनेस्टी भी लेके 5% दे रहा है। मेरे ऊपर कदगन है, मेरे ऊपर FBR की नजर है, ऑडिट है, सब कुछ है, और उसके बाद 122(5)A भी है। नवी साहब, ये बताइए कि इनकम टैक्स के जो कानून है उसमें आपके ख्याल में मतलब बिल्कुल ऐसी बुनियादी कोई अमेंडमेंट की जरूरत है जिससे टैक्स निजाम में बेहतरी आ सकती है? वो क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। कानून वहीं का वहीं है, इस कानून को चेंज करने नहीं सर, कोई बुनियादी कोई तब्दीली आप समझते हैं कि जैसे इस साल अमेंडमेंट आ गई कि 3 साल से पहले ऑडिट नहीं होगा? ये एक बहुत दिनों की डिमांड थी हमारी कि लोगों को हर साल ऑडिट नहीं करना चाहिए, और क्या ऐसी चीज होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात है कि आपको विदहोल्डिंग के निजाम से जान छुड़ानी है। आप एक ही आइटम के ऊपर 3-3 दफा विदहोल्डिंग कर रहे हैं। बैंक से पैसा निकालें, टैक्स कटेगा, उसको स्कूल में जाके फीस जमा करा दें, उसके ऊपर टैक्स कटेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि विदहोल्डिंग का कानून जो है उसको खत्म करना चाहिए, सिस्टम बेस करना चाहिए उसको? सिस्टम बेस करें। आप लोगों को, जो जिस आदमी के बच्चे पढ़ रहे हैं, जिस आदमी ने मुल्क से बाहर जाके सैर की है, जिस आदमी ने गाड़ी खरीदी है, जिस आदमी ने बंगला खरीदा है, टैक्स नेट में लेके आए। ठीक है नवी साहब, बहुत शुक्रिया। खावा साहब, आप बताएं, आप क्या कह रहे थे डिस्क्लोजर्स के अलावा वाले से? सर, एक तो मैं ये बात जो कर रहे हैं ना विद होल्डिंग वाली, ये बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, फौरी तौर पर खत्म होना चाहिए। हमारी बैंकिंग सेक्टर तबाही के धाने पे पहुंच गया ये विद होल्डिंग की वजह से, और लोग पैसा बैंकों में नहीं दे रहे, लोग अपने तिजोरियों और दराजों में पैसे रख रहे हैं। ठीक है। तो एक तो इस हुकूमत को चाहिए कि विद होल्डिंग फौरी तौर पर खत्म कर देना। सर, हमारा प्रोग्राम क्लोज है, आखिरी पॉइंट आप बता दें, हमें क्लोज करना है सर। सर, एक तो मैं ये आखिरी पॉइंट यही कहूंगा कि पानी
डैम के सिलसिले में पानी, ठीक है, पानी की जरूरत है, पानी के लिए कोई ना कोई मंसूबा बनाने चाहिए। ठीक है खावर साहब का बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब आपने देखा, नवीद साहब ने भी बात की, खावर साहब ने, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए अब ये? देखिए मैं आपसे एक बात बताऊं कि डॉलर अकाउंट जो खुली मंडी से लोग कैश खरीदते हैं, डॉलर खरीदते हैं खुली मंडी से, खातों में जमा करके 15 अरब डॉलर एक साल में बाहर गया, 15 बिलियन डॉलर। मैं ये कहता हूं कि तालीम और इलाज मुआवजे के अलावा मार्केट से डॉलर खरीद के आप बाहर ना भेजें तो 12 अरब डॉलर आप बहुत शुक्रिया। क्यों दूं? शाहिद साहब हमें प्रोग्राम अपना क्लोज करना है, फिर हम आपसे बात करेंगे। नाज़रीन आपने देखा कि हमारे जो मेहमान थे बात की कि सिस्टम होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और कोई भी किसी चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले, लेकिन जो सबसे अहम बात है वो पाकिस्तानियों को अपना सही टैक्स देना चाहिए। इस मुल्क को सही टैक्स दें